बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एफएससी पार्ट 1 की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर हम लोगों ने 3 शुरू किया हुआ है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। और इसकी एक्सरसाइज आज हम लोगों ने करनी है 3.4। इससे पहले जितने भी लेक्चर्स हो गए मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 3.1 से लेकर 3.3 तक एक्सरसाइज करवाई। इसके अलावा मैट्रिसेस क्या होता है और उसकी कुछ टाइप्स भी करवाई थी। ठीक है, एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करने से पहले उसमें जो बेसिक कंसेप्ट यूज़ होंगे वो हम लोग ने करने हैं। मतलब उससे रिलेटेड हम लोग ने पहले थ्योरी को डिस्कस करना है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं पहले इनको समझना है, फिर हम लोग ने एक्सरसाइज की जानिब मूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन करवा देता हूँ, उसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस भी होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपर ट्राइंगुलर मैट्रिसेस। इसी तरह लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिसेस क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है मैट्रिसेस से रिलेटेड, तो वो हम लोगों ने करनी है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। सबसे पहले नंबर पे हम लोग बात करते हैं अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स ये होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल टू होती है नंबर ऑफ कॉलम के। ठीक है, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें मेन डायगोनल से नीचे वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो 0 के बराबर हो, तो उसको कहते हैं अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। सबसे पहले अगर हमारे पास जो मैट्रिक्स हो ए बी मैट्रिक्स कौन सा होना चाहिए, कोई भी मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, उसको क्या कहते हैं, एम क्या होता है नंबर ऑफ रो, एन क्या होता है नंबर ऑफ कॉलम। इसमें रो और कॉलम की तादाद क्या होती है, बराबर होती है। सबसे पहले ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। उसके बाद मैंने क्या कहा है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें मेन डायगोनल के नीचे वाले जो एलिमेंट्स हों 0 हों, उनको क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हो 1 2 3 और इसी तरह 0 5 6 और यहाँ पे कोई भी लगा देते हैं 7। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं, ये वाला जो होता है इसको हम कहते हैं मेन डायगोनल। ठीक है, या कहते हैं हम लोग इसको प्रिंसिपल डायगोनल। या इसको हम लोग कहते हैं लीडिंग डायगोनल। क्या कहते हैं, लीडिंग डायगोनल। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स 0 हों, उनको क्या कहते हैं हम लोग, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल जिसको कहते हैं उसके नीचे वाले एलिमेंट्स 0 हों, उनको क्या कहते हैं हम लोग, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स जो होते हैं वो 0 के बराबर हों, उनको क्या कहते हैं हम लोग, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक तो ये मतलब कोई भी मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ए है तो वो क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ये देख लें, इसमें 3 रो थी। ठीक है, ये R1 ये R2 ये R3, 3 रो हैं इसमें और 3 कॉलम है, C1 C2 और ये C3, 3 कॉलम है। तो इसका मतलब ये है कि रो की तादाद और कॉलम की तादाद बराबर है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या आता है, इसकी एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है यहाँ पे
तो इसको क्या कहते हैं, मेन डायगोनल के ऊपर वाले 3 एलिमेंट्स जीरो हों। तो यहाँ पे ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा। अब यहाँ पे लगा लेते हैं 1 2 3 लगा लो, 4 5 और यहाँ पे 6। अब ये देखें मेन डायगोनल ये वाला हो गया, ठीक है। मेन डायगोनल जिसको हम लोग कहते हैं लीडिंग डायगोनल या इसको कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले जो 3 एलिमेंट्स हैं वो जीरो के बराबर हो तो उसको कहते हैं लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड नंबर पे ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स भी हो और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स भी हो, उसको हम लोग कहते हैं ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स भी हो और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स भी हो, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स which have upper triangular matrix and lower triangular matrix हो, then it is called triangular matrix, ठीक है। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पे लिख सकते हैं, तो स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जो ट्राइंगुलर में अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स भी और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स भी, उसको हम लोग कहते हैं ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। इसकी एग्जांपल ये और ये दे देना आप लोग, ठीक है, कोई भी दे सकते हैं, मतलब अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स भी हो और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स भी हो। अब हम बात करते हैं 4 नंबर पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें उसका कोई भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लें उसी ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर हो जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सबसे पहले तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें उसका ट्रांसपोज उस ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर हो, तो उसको हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे नाम देते हैं ए बी बी और यहाँ पे बी और यहाँ पे सी लिख लेते हैं, ए बी बी सी, मैंने इसके एलिमेंट्स ले लिए। अगर मैं इसका ले लूँ ट्रांसपोज, इसको 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। अगर इसका ट्रांसपोज लूँ तो रो को चेंज कर दूंगा कॉलम में। अब देख लें दोनों का रिजल्ट बराबर आया है, इसमें भी एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स सेम है, तो इसको नाम दे देते हैं 2। आप लोग लिख लें बाय 1 and 2, ए इज इक्वल टू है ए का ट्रांसपोज, या ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू है ए क्यू, तो हम लोग इसको कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम लोग बात करते हैं सीक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है, सीक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सीक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू हो, सबसे पहले तो हमारे पास जो मैट्रिक्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू हो माइनस ए के, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सीक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास यहाँ पे कोई ए मैट्रिक्स है और यहाँ पे उसकी वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ पे 0 2 3 0 2 3 -2 0 1 और कोई भी एलिमेंट्स ले लो, यहाँ पे मैंने -3 -1 और यहाँ पे 0 ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या कहता है कि ए का ट्रांसपोज अगर -a के बराबर हो तो हम लोग क्या कहते हैं इसको, सीक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम ले लेते हैं इसका ट्रांसपोज, अगर ट्रांसपोज ले लें इसका तो कितना हो जाएगा, रो को चेंज कर देंगे कॉलम में, तो ये हो जाएगा 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 और ये 0, ठीक है। अब इसमें से अगर हम लोग ले लें कॉमन, क्या ले लें, कॉमन ले लें, बल्कि ये ए का ट्रांसपोज इसको चले 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा
माइनस का मान लेंगे 0 -2 -3 और ये हो जाएगा 2, 0 -1 और ये 3 1 और ये 0। तो देख लें इसमें से ए का जो ट्रांसपोज है इसके -a के बराबर है। यहाँ पे ए का ट्रांसपोज और इसकी वैल्यू क्या है, आपस में बराबर है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू है नेगेटिव ए के बराबर। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये क्या है, सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं हैरी-मेशन मैट्रिक्स। हैरी-मेशन मैट्रिक्स की बात करते हैं। हैरी-मेशन मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें कॉम्प्लेक्स एंट्री भी शामिल हों और उसमें इस तरह का जो रिजल्ट है वो बराबर हो। वो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, बात हम किसकी कर रहे हैं, हैरी-मेशन मैट्रिक्स। ऐसा सबसे पहले तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ रो इसके क्या हूँ 12 बनूँ नंबर ऑफ कॉलम। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका कॉन्जुगेट लें और इसका ट्रांसपोज लें तो वो किसके बराबर होना चाहिए, ए के बराबर होना चाहिए। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हैरी-मेशन मैट्रिक्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पे कोई ए मैट्रिक्स है 1 आयोटा माइनस आयोटा और यहाँ पे 1 लगा लो। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, इसका सबसे पहले वो कहता है कॉन्जुगेट लें। कॉन्जुगेट लेंगे तो आयोटा की जगह पे क्या पुट कर देते हैं, माइनस आयोटा। ये प्लस का आयोटा है, माइनस का आयोटा हो जाएगा, माइनस का आयोटा है, प्लस का आयोटा हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब कहता है इसका ट्रांसपोज लो। जब इसका फिर हम लोग लेंगे ट्रांसपोज तो ये रो को चेंज कर देंगे, कॉलम में 1 माइनस आयोटा आयोटा 1। अब देख लें ए बार का जो ट्रांसपोज है, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, ये किसके बराबर है, इसको 1 का नाम दे दें तो बाय 1 से ये किसके बराबर है, ए के। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं हैरी-मेशन मैट्रिक्स। आप लोगों को ये इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी कि हैरी-मेशन मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें ए का कॉन्जुगेट लें फिर उसका ट्रांसपोज लें तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात करते हैं लीडिंग एंट्री ऑफ मैट्रिक्स। लीडिंग एंट्री ऑफ मैट्रिक्स। लीडिंग एंट्री ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है, एस रो के अंदर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो, उस रो में पहला नॉन जीरो जो एलिमेंट है उसको हम लोग कहते हैं लीडिंग एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पे एक कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 और 0 1 4 3 और यहाँ पे 0 0 2 कर लेते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट रो होगी, ठीक है, ये सेकंड रो होगी और ये थर्ड रो होगी। रो के अंदर पहला नॉन जीरो का मतलब जो जीरो ना हो पहले नंबर पे, उसको क्या कहते हैं, ये फर्स्ट रो के अंदर लीडिंग मैट्रिक्स है। ये पहला क्या होगा, लीडिंग एंट्री इन R1। नॉन जीरो मतलब जीरो ना हो, जीरो के अलावा कोई और नंबर हो तो पहले नंबर वाला जो होगा उसको कहते हैं लीडिंग एंट्री ऑफ मैट्रिक्स। अब देख लें रो के अंदर यहाँ पे 0 है, 0 को नहीं देखना, नॉन जीरो क्या है, ये 1 है पहला, तो इसको कहते हैं लीडिंग एंट्री इन R2। लीडिंग एंट्री इन R2। R3 के अंदर लीडिंग एंट्री क्या होगी, R3 के अंदर नॉन जीरो देखने कौन सा है, पहले नंबर वाला, तो ये है, ये 0, इसको नहीं देखना। 0 को छोड़ के जो पहले नंबर पे होगा वही होगा हमारा लीडिंग एंट्री। लीडिंग एंट्री इन R3। अब हम लोग बात करते हैं सिक्यू हैरी-मेशन मैट्रिक्स की। ये स्टूडेंट सिक्यू हैरी-मेशन मैट्रिक्स। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे पहले तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स
जिसका कॉन्जुगेट लें, ठीक है, फिर उसका ट्रांसपोज लें और उसका रिजल्ट इज इक्वल टू हो जाए -a के, तो उसको हम लोग कहते हैं सिक्यू हेरिमेशन मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिक्यू हेरिमेशन मैट्रिक्स। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एक्लन फॉर्म। एक्लन फॉर्म और इसके अलावा हम लोग बात करते हैं फिर रिड्यूस एक्लन फॉर्म। रिड्यूस एक्लन फॉर्म। एक्लन फॉर्म की हम लोग बात करते हैं और इसके अलावा रिड्यूस एक्लन फॉर्म। एक्लन फॉर्म क्या होती है, रिड्यूस एक्लन फॉर्म क्या होती है, इससे रिलेटेड फिर हम लोगों ने आगे एग्जांपल्स भी करनी है, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को इनकी डेफिनेशन समझा रहा हूँ, क्योंकि ये डेफिनेशन अगर आप लोगों को समझ आ गई तो फिर ये आप लोगों के एक्सरसाइज बिल्कुल ही आसान हो जाएगी, जो कि एक्सरसाइज 3.4 है। तो एक्लन फॉर्म और रिड्यूस एक्लन फॉर्म में क्या फ़र्क है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इनकी डेफिनेशन को समझते हैं, क्योंकि डेफिनेशन अगर समझ आ गई तो एक्सरसाइज आसान हो जाएगी। अगर कोई भी इस तरह के कम्पिटिटिव MCQs आ जाते हैं नेट गेट या कोई किसी भी टेस्ट में, तो आप लोग इसकी पहचान कर पाएंगे कि एक्लन फॉर्म क्या होती है और रिड्यूस एक्लन फॉर्म क्या होती है। तो इनको हमने पहले समझना है, ठीक है जी स्टूडेंट। ये एग्जांपल्स मैंने लिख दी है एक्लन फॉर्म। एक्लन फॉर्म के लिए सबसे पहले आप लोगों ने गौर करना है कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि एक्लन फॉर्म के लिए सबसे पहले ये क्या होता है, ये R1, ये R2, ये R3, ठीक है। ये 3 रो हैं। इसमें जो लीडिंग एंट्री है R1 में, लीडिंग एंट्री मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ, यहाँ पे क्या है 1 है, ठीक है, ये लीडिंग एंट्री है। अगर लीडिंग एंट्री से पहले एक जीरो है, ठीक है, तो दूसरी रो में 2 जीरो, कम से कम 2 या उससे ज्यादा जीरो होने चाहिए, और तीसरी में उससे भी ज्यादा होने चाहिए। मतलब देख लें, यहाँ पे लीडिंग एंट्री से पहले कोई जीरो नहीं है, तो दूसरी में कम से कम 1 है, कम से कम 1 होना चाहिए, उससे ज्यादा जितने होने चाहिए। और इसके अलावा जो इसकी थर्ड रो है, इसमें 1 जीरो थी, तो इसमें कितनी जीरो हैं, 2, कम से कम 2 होनी चाहिए, उससे ज्यादा जितनी मर्जी होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है एक्लन फॉर्म की कि इसकी जो हर रो के अंदर लीडिंग एंट्री 1 होनी चाहिए, हर रो के अंदर लीडिंग एंट्री 1 होनी चाहिए। ये देख लें, पहले यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 था और यहाँ पे 1 था। तीसरी कंडीशन ये है कि अगर कोई रो 0 है तो वो आखिर में होनी चाहिए, अगर कोई रो 0 है तो वो आखिर में होनी चाहिए। पहली शर्त ये है, दोबारा बता रहा हूँ, कि अगर लीडिंग एंट्री से पहले एक 0 है तो दूसरी 0 में कम से कम 2 या उससे ज़्यादा जितनी 0 होनी चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई 2 0 है तो तीसरी में कम से कम 3 या 3 से ज़्यादा जितनी मर्जी हो, ठीक है। और तीसरी कंडीशन ये है कि अगर किसी रो में 0 है तो वो आखिर में होना चाहिए। आप देख लें, ये 0 आखिर में है सबके। अब देख लें, ये दूसरा हमारे पास मैट्रिसेस है। सबसे पहले हम लोग उन्हें देख रहे हैं, ये R1 है, ठीक है, ये R2 है, ये R3 है। यहाँ पे लीडिंग एंट्री ये वाला होगा, लीडिंग एंट्री ये वाला होगा, थर्ड पे 0 है तो इसमें लीडिंग एंट्री नहीं होगा, क्योंकि एक्लन फॉर्म की यही कंडीशन है कि अगर कोई सी रो में 0 है तो वो आखिर में होना चाहिए। अब देख लें, लीडिंग एंट्री से पहले यहाँ पे एक 0 है, तो दूसरी उसकी शर्त यह है कि जो इसकी दूसरी रो है उसमें कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा 0 होने चाहिए। तो ये देख लें, लीडिंग एंट्री से पहले यहाँ पे एक 0 है, तो दूसरी रो में कितनी 0 है, 2, तो तीसरी में कितनी है, 3, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे आप लोग दूसरी कंडीशन ये है कि फिर इसकी कि अगर लीडिंग एंट्री है तो वो हर रो में होनी चाहिए। यहाँ पे ये 1 है तो इसकी दूसरी रो में उसके नीचे 0 है, फिर उससे लेफ्ट साइड पे है, ठीक है। अगर 0 हो तो वो फिर किस में होने चाहिए, आखिर में होने चाहिए। अब देख लें, ये R1, ये R2, ये R3, ये लीडिंग एंट्री, ये भी लीडिंग एंट्री, थर्ड में तमाम 0 है तो वो 0 लगेगा, लीडिंग एंट्री नहीं है। यहाँ पे लीडिंग एंट्री से पहले कोई नंबर नहीं है तो इसको रहने दें। दूसरी जो रो है इसमें कम से कम लीडिंग एंट्री से पहले एक 0 होनी चाहिए, ठीक है, ये एक 0। अब उसकी जो थर्ड रो है इसमें तमाम 0 हैं, तो ये भी क्या होगी, एक्लन फॉर्म होगी। अब देख लें, ये R1, ये R2, ये R3, ठीक है, ये लीडिंग एंट्री, ये भी लीडिंग एंट्री, थर्ड रो तमाम 0 है, ठीक है। अगर 0 हो किसी रो में तो वो आखिर में होने चाहिए, उसको क्या कहते हैं, एक्लन फॉर्म।
पहली शर्त ये है इसकी कि जो लीडिंग एंट्री है उससे पहले अगर एक जीरो है तो दूसरी में दो होनी चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई जीरो नहीं है तो दूसरी रो में कम से कम एक जीरो हो, ठीक है, ज़्यादा जितनी मर्जी हो लेकिन एक होनी चाहिए। दूसरी रो में उसकी जो तीसरी रो है उसमें अगर यहाँ पे एक जीरो है तो कम से कम यहाँ पे थर्ड रो में दो या दो से ज़्यादा जितनी मर्जी हो, तो यहाँ पे कोई तीन जीरो है, ठीक है। तो ये भी क्या होगी, एक्लन फॉर्म। रिड्यूस एक्लन फॉर्म क्या कहती है कि जो हमारा लीडिंग एंट्री है उसके ऊपर नीचे तमाम क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ इसके मैट्रिसेस। ये देख लें, अगर यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 1 है तो ये 0 0, ये 1 है तो यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 2 3 और ये 5। मैंने क्या कहा है कि रिड्यूस एक्लन फॉर्म में फ़र्क ये है कि सबसे पहले तो ये एक्लन फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। इसकी कंडीशन ये है कि जहाँ पे हमारे पास जो लीडिंग एंट्री होता है उसके ऊपर नीचे क्या होने चाहिए, तमाम ज़ीरो होने चाहिए। ये लीडिंग एंट्री है, ठीक है, तो इसके देखने ऊपर नीचे क्या है, ज़ीरो है। यहाँ पे लीडिंग एंट्री है ही नहीं तो हम लोग क्या कहेंगे इसको, रिड्यूस एक्लन फॉर्म। अगर यहाँ पे 1 होता तो इसके ऊपर वाले ज़ीरो होते, अगर 1 नहीं है, लीडिंग एंट्री इसका नहीं है, तो उसके मतलब क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस एक्लन फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम लोग इसकी और भी एग्जांपल लिखते हैं, फिर आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ये स्टूडेंट, ये हमारे पास सेकंड मैट्रिसेस है, यहाँ पे लीडिंग एंट्री क्या है, 1। तो पहली रो में इसके नीचे क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, क्योंकि ऊपर तो एलिमेंट है नहीं, इसके नीचे वाले क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। दूसरी रो में लीडिंग एंट्री ये होगा, इसके ऊपर नीचे क्या होने चाहिए, 0। थर्ड रो में देख लें लीडिंग एंट्री है नहीं, ये तमाम 0 है, तो ये क्या होगा, रिड्यूस एक्लन फॉर्म। मतलब सबसे पहले रिड्यूस एक्लन फॉर्म के लिए ये एक्लन फॉर्म होना चाहिए। इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन है कि एक्लन फॉर्म के अंदर जो हमारे पास लीडिंग एंट्री है मतलब 1 है, उसके नीचे क्या होने चाहिए, 0 होना चाहिए, ऊपर भी 0 होने चाहिए। इसके अलावा ये लीडिंग एंट्री है, ये भी लीडिंग एंट्री है, ये भी लीडिंग एंट्री है, तो लीडिंग एंट्री के नीचे वाले एलिमेंट्स 0 है, नीचे लीडिंग एंट्री के ऊपर नीचे क्या है, एलिमेंट 0 है, लीडिंग एंट्री के यहाँ पे ऊपर क्या है, ये 0 है, तो इसको हम लोग कहते हैं रिड्यूस एक्लन फॉर्म। अब हम लोग इसका फाइंड आउट करते हैं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं कि वो किस तरीके से होता है और किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि इसमें हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले जो हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर ए है तो उसको हम लोगों ने कन्वर्ट करना है रिड्यूस एक्लन फॉर्म, रिड्यूस एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो रिड्यूस एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद अगर एमसीक्यूज में आ जाता है कि इसकी फाइंड करें रैंक ऑफ मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई ये ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, यहाँ पे 1 5 0 1 इसके एलिमेंट ले लेते हैं, इसी तरह 0 0 1 2 और यहाँ पे ले लेते हैं 0 0 0 0, ठीक है। इसमें क्या होता है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स बराबर होता है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन रिड्यूस एक्लन फॉर्म, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन रिड्यूस एक्लन फॉर्म। सबसे पहले रैंक मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए हम उसको कन्वर्ट करेंगे रिड्यूस एक्लन फॉर्म में। अब रिड्यूस एक्लन फॉर्म क्या होती है, ये देख लें, ये लीडिंग एंट्री है, ये लीडिंग एंट्री है और यहाँ पे तो तमाम 0 हैं, तो सबसे पहले रिड्यूस एक्लन फॉर्म के लिए ये एक्लन फॉर्म होना चाहिए, ये एक्लन फॉर्म है। तो रिड्यूस एक्लन फॉर्म क्या होता है कि ये मतलब जो हमारे पास लीडिंग एंट्री है उसके ऊपर नीचे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0। ये इसके नीचे 0 है, इसके नीचे भी 0 है, यहाँ पे ये तमाम रो के अंदर लीडिंग एंट्री है नहीं तो ये तमाम 0 है, तो ये इसको भी कहते हैं हम लोग रिड्यूस एक्लन फॉर्म। अब ये देख लें, इसमें से नॉन जीरो रो कौन सी होगी, ये 1 में देखें 1 5 0 1, इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये R1 है, ये नॉन जीरो रो है। इसके अंदर कोई एक आधा एलिमेंट भी हो मतलब नॉन जीरो हो तो उसको हम कहेंगे कि ये भी नॉन जीरो में आ जाती है। इसमें तमाम एलिमेंट्स 0 हैं तो ये नॉन जीरो में नहीं आएगी, ठीक है। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स इसकी कितनी होगी, यहाँ पे 2 होगी। नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन रिड्यूस एक्लन फॉर्म, रिड्यूस एक्लन फॉर्म के अंदर हम लोगों ने देखना नॉन जीरो वाली रो कितनी है, तो यहाँ पे 2 रो थी जो नॉन जीरो थी, मतलब इनके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स थे। इसके अंदर अगर एक एलिमेंट भी आ जाए तो वो नॉन जीरो हो जाती है, ठीक है।
इसके अंदर मतलब कोई 2 एलिमेंट है, बाकी ये 2 जीरो हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉन जीरो का मतलब होता है पूरी रो के अंदर अगर एक कांस्टेंट भी आ जाए जीरो के अलावा तो हम वो नॉन जीरो वाली रो होती है, ठीक है। तो इसकी रैंक ऑफ मैट्रिक्स ये वाली होगी, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद बात करते हैं कंसिस्टेंट इकोसिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम बात करते हैं हम लोग, इसके बाद कंसिस्टेंट सिस्टम, कंसिस्टेंट सिस्टम और इसके अलावा इनकंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई होमोजीनियस इक्वेशन दी होती है, अगर कोई होमोजीनियस इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, उसको सॉल्व करने से कुछ ना कुछ रिजल्ट हमारे पास आ जाए तो उसको हम लोग कहते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम। इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई होमोजीनियस इक्वेशन दी होती है, उसमें से हम लोग वेरिएबल की वैल्यूज नहीं फाइंड आउट कर सकते, उसका रिजल्ट नहीं निकाल सकते, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास यहाँ पे कोई इक्वेशन है x + 2y = 6, x - 3y = ये 5 है, ठीक है। ये 1 इक्वेशन है, ये 2 इक्वेशन है। अगर इन इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लें और इसमें से x और y मतलब वेरिएबल की वैल्यू निकाल लें तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये कंसिस्टेंट सिस्टम है, कंसिस्टेंट सिस्टम है, ये कंसिस्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, अगर हमारे पास इस तरह की कोई इक्वेशन हो, उसको हम लोग कोई भी मेथड अप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रैमर रूल, इन्वर्जन मेथड, कोई भी अप्लाई करें हम लोग, या सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करें और इसमें से वेरिएबल की वैल्यू ना आ सकें तो उसको हम लोग कहते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फिर ट्राइवल सॉल्यूशन और नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। ट्राइवल सॉल्यूशन और नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन की बात करते हैं। ट्राइवल सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हमारे पास जो इक्वेशन है उनके रिजल्ट आ जाए जीरो के बराबर। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इस तरह की सिस्टम दिया हुआ है, उसमें 3 वेरिएबल हैं और तीनों वेरिएबल के रिजल्ट आ जाए जीरो के बराबर, उनको सॉल्व करने से तो उसको कहते हैं हम लोग ट्राइवल सॉल्यूशन। नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन क्या होता है, अगर हमारे पास कोई होमोजीनियस इक्वेशन दी हुई है 3 और उनका हम लोग डिटर्मिनेंट लें और उसका रिजल्ट बराबर आ जाए =0, तो हम कहते हैं कि ये नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। तो इससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को काफ़ी सारी फिर एग्जांपल्स करवानी है, तो ये थोड़ा बहुत मैंने आप लोगों को कंसेप्ट दे दिया, ठीक है। फिर जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे 3.4 तो उसमें मैं आप लोगों को फिर डिटेल से बताता जाऊंगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 3.4। अल्लाह हाफिज़।